नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के अंदर सभी मीडिया हाउसेज और हर चौक चौराहे पर एक ही बात की चर्चा चल रही है कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की या फिर इंडिया गठबंधन की। क्योंकि कल 2024 इलेक्शंस के रिजल्ट आए और इलेक्शंस के परिणाम बिल्कुल ही एग्जिट पोल के उलट थे। जहां एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि एनडीए इस बार 400 के पार जाएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो एनडीए 300 भी नहीं क्रॉस कर पाई। वहीं बीजेपी जहां 370 के पार का दावा कर रही थी, लेकिन परिणाम में 240 पर अटक गई। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी कितना पर अटक गई है? 240 पर। उन्हें सरकार बनाने के लिए 32 सीट और चाहिए, यानी कि सहयोगी दल का। बीजेपी के सभी सहयोगी दल इंडिया अलायंस को मिला दिया जाए तो 292 सीट, यानी कहने का मतलब सरकार बनाने के लिए जितने सीटें चाहिए उससे 20 सीट ज्यादा एनडीए गठबंधन के पास है। फिर ये क्यों चर्चा में है कि एनडीए की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, बीजेपी सत्ता में वापसी होगी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो 20 सीट ज्यादा है। तो आज इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दूसरा, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीजेपी का प्रदर्शन इस चुनाव में उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं था, खासकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में। बीजेपी जैसी उम्मीदें कर रही थी वैसा उम्मीद पर उनका प्रदर्शन नहीं आया। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सरकार बनाने को लेकर के जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दावे किए जा रहे हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है, लेकिन अकेले दम पे सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। 2014 में बीजेपी को 286 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीट मिली थी, यानी कि वहां पर अगर उनके सहयोगी दल साथ न भी देते तो वो अकेले दम पे सरकार बना लेते। लेकिन इस बार उनको कितने सीट मिले? 240। इस बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को सहयोगी दल की आवश्यकता होगी। कम से कम उन्हें 32 सीट की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। दूसरे सहयोगी दल के 32 सीट चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चा जो ये है कि एनडीए अलायंस, यानी कहने का मतलब कि बीजेपी को उसमें तो सबसे बड़ी पार्टी 240, बीजेपी के जो 240 है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। पूरे एनडीए गठबंधन को मिला देते हैं तो ये हो जाता है 292। कहने का मतलब कि 52 सीटें उनके सहयोगी दल के हैं और उन 52 सीटों में सबसे ज्यादा जो है टीडीपी का है, चंद्रबाबू नायडू के 16 सीट है। दूसरे नंबर पर जेडीयू के जो नीतीश कुमार है उनकी सीटें हैं और बाकी फिर चिराग पासवान, अजीत पवार, वो शिवसेना जो शिंदे है, वो सब उनके सहयोगी दल है। इनमें दो नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है कि अगर ये दो पलटी मारेंगे तो सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। ये दो नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो किसी वक्त पलटी मार सकते हैं और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें डिप्टी पीएम पद का ऑफर भी आ गया है, यानी आप आइए यहाँ इंडिया अलायंस में आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वहीं जो चंद्रबाबू नायडू, उनकी 16 सीट है और वो भी कभी भी पलटी मार सकते हैं, ऐसी चर्चा मीडिया हाउसेज में चल रही है। और खबर तो यह भी चल रही है कि बाबू नायडू ने बीजेपी से अपनी कुछ मांगे रखी है, अगर इन मांगों को बीजेपी दरकिनार करती है तो वो पलटी मार सकती है। तो उनकी जो मांगे हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस, मतलब कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात कि उनको कम से कम उनके जो टोटल सांसद 16 है, इनमें से कम 5 को मंत्री बनाया जाए। तीसरी मांग ये है कि कुछ अहम मंत्रालय दिया जाए। मांग की लोकसभा स्पीकर का पद मुझे दिया जाए। इसी तरह से नीतीश कुमार के भी कुछ विशेष मांग होगी, जैसे में कि नीतीश कुमार के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने की मांग कर सकते हैं, अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार की मांगे हो सकती है। शाम 4 बजे एनडीए गठबंधन की बैठक है जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। तो ये शाम 4 बजे के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि इन्होंने अपनी मांगे क्या रखी और बीजेपी ने उनकी मांगों को मान लिया तो सरकार बन जाएगी, नहीं मानेगी तो ये 28 सीट, मतलब कि 16 चंद्रबाबू नायडू का और 12 नीतीश कुमार का, ये 28 सीट लेकर के अगर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो फिर इनकी सरकारें बन सकती है। वो कैसे? क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है ऑपोजिशन पार्टी की, उनके पास अभी 234 सीट है। 234 सीट में अगर हम 28 सीट जोड़ देते हैं तो ये पहुंच जाता है 262 पे, यानी सरकार बनाने से अभी भी 10 सीट कम पड़ रहा है। तो ये 10 सीट कहां से आएंगे? तो सबसे पहली बात कि अजीत पवार सुन रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो यानी अजीत पवार को बनाया जा सकता है। इनके अलावा कि 17 जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार जैसे कि पप्पू यादव, वो निर्दलीय उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। इसी तरह से पंजाब में 1, 2, 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के समर्थन करेंगे। तो यानी निर्दलीय उम्मीदवार और फिर ये दो जो
मेन जो फैक्टर है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर पलट कर इधर आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 272 के पार चला जाएगा और फिर इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। तो यानी कि इस समय किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी को लेकर कहा जा रहा था कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी ही खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार का इमेज काफी ज्यादा गिर जाएगा, इस चुनाव में उनके मुताबिक उम्मीद के मुताबिक उनका प्रदर्शन नहीं होगा, बीजेपी यहाँ बिहार में और अच्छा प्रदर्शन करेगी, बीजेपी जो बिहार में के अलावा देश में भी प्रदर्शन अच्छा होगा और नीतीश कुमार की पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नीतीश कुमार की इमेज काफी ज्यादा बढ़ गई है इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनका भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन रहा और ये उनकी पार्टी का भी इमेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा, जहां बीजेपी 370 के पार के दावे कर रहे थे और उनकी गठबंधन मिलाकर 400 के पार के दावे कर रहे थे, तो बीजेपी कहां पिछड़ गई। तो इनमें सबसे बड़ी जो बात यह है कि जैसे एनडीए गठबंधन ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 400 के पार का नारा दिया ना, तो उनके सहयोगी, उनके जो खुद नेता लोग जो थे, कुछ सांसद लोग, वो ये बयान देने लगे कि हमको 400 इसलिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए, लेकिन हमको सरकार 400 इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन कर सके, संविधान में बदलाव कर सके। इसी बात को अपोजिशन लपक लिया। अपोजिशन ने कहा कि ये 400 पार इसको इसलिए चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है, जिसे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब ने लिखा, हमारे संविधान सभा ने लिखा, उस संविधान को बीजेपी अगर सत्ता में आई तो बदल सकती है और अति पिछड़ा दलितों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर सकती है। तो यानी संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा जो है ना, यूपी में सबसे बड़ा नुकसान का कारण है कि यूपी पेपर लीक। यूपी में कई एग्जाम हुए जिनके पेपर बार बार लीक हो गए, जिनका नुकसान उठाना पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनके परिवार काफी ज्यादा गुस्से में थे, काफी ज्यादा बीजेपी सरकार से नाराज थे, यूपी योगी गवर्नमेंट से नाराज थे। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी अस्वस्थ थी कि हमें तो 400 ऐसा ही आ जाएगा, और जितना ज्यादा संघर्ष वो 2014 या 2019 में उनके कार्यकर्ता करे वो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अस्वस्थ थे कि 400 तो यूं ही जीत जाएंगे और हमें उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। और चौथा कारण बताया जा रहा है कि जहां बेरोजगारी, भूखमरी, हर चीज महंगाई चरम सीमा पर हो, तो वहां पर धार्मिक मुद्दे या फिर हिंदुत्व कार्ड नहीं चलता है, और वही इस बार हुआ, यहाँ पर धार्मिक मुद्दे और हिंदुत्व कार्ड नहीं चल पाया। तो ये कुछ मुद्दे बताए जा रहे हैं जिसके कारण बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया और उन्हें सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ेगा और उनके साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल में कभी भी सरकारें गिर सकती है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर